मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में बजट प्रक्रिया बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में बजट प्रक्रिया। भारत एक जनतांत्रिक देश है जिसमें प्रत्येक वर्ष सरकारी आय एवं व्यय की रूपरेखा को विधायी सभा द्वारा पारित करना अनिवार्य होता है। भारत में केंद्रीय सरकार के स्तर पर बजट प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया गया है। भारत में बजट प्रक्रिया, प्रत्येक देश में बजट प्रक्रिया वहाँ के विधान द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रक्रिया लगभग सभी देशों में समान होती है। भारत में बजट प्रक्रिया का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे बजट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द बजट, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमान पत्र भेजना, प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त के निकट वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों तथा उनके अधीन विभागों के अध्यक्षों के पास अनुमान पत्र भेजता है और प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मंत्रालय विभाग से संबंधित आगामी वर्ष के अनुमान तैयार करके फॉर्म भरकर वित्त मंत्रालय को भेज दें। विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान तैयार करना। विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान दो भागों में तैयार किए जाते हैं। वे अनुमान जिसका संबंध वर्तमान आय के साधनों और व्यय की मदों से होता है तथा वे अनुमान जो नए कार्यों के संबंध में होने वाले आय और व्यय से संबंधित होते हैं। इन दोनों अनुमानों में निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आंकड़े दिए जाते हैं। गत वर्ष के वार्षिक आय और व्यय, चालू वर्ष के आय और व्यय संबंधी स्वीकृत अनुमान, चालू वर्ष से शोधित आय और व्यय के अनुमान, भावी वर्ष के बजट का अनुमान तथा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के वास्तविक आय संबंधी अनुमान। विभागीय अध्यक्ष अपना कार्य लगभग अक्टूबर तक समाप्त कर लेता है और अनुमानों की एक प्रति अपने संबंधित मंत्रालय के पास तथा एक प्रति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेज देता है। प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा अनुमानों पर विचार तथा सामूहिक अनुमान तैयार करना। प्रत्येक प्रशासकीय मंत्रालय पर अपने अधीन विभागों से जो अनुमान आते हैं उन पर विचार किया जाता है और दिसंबर के अंत तक उन अनुमानों के आधार पर सामूहिक अनुमान तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास भेज दिए जाते हैं। महालेखपाल द्वारा विचार, विभिन्न विभागों से अनुमान की जो एक प्रति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भेजी जाती है उन पर महालेखपाल द्वारा विचार किया जाता है। वास्तव में नियंत्रक और महालेखापाल निरीक्षक के अधीन अनेक लेखापाल होते हैं। यह सभी महालेखापाल अपने अपने क्षेत्रों या विषयों से संबंधित अनुमानों की जांच करते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा विचार, जब प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा भेजे गए अनुमानों तथा महालेखापाल द्वारा भेजे गए अनुमान अनेक विचार सहित वित्त मंत्रालय के पास पहुंच जाते हैं तो सभी अनुमानों पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। यदि इन अनुमानों में कोई नई मद होती है तो वित्त मंत्रालय उसके संबंध में गहरी छानबीन करता है। यदि व्यय की कोई बड़ी मद होती है तो उसके संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। महालेखापाल द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण। वित्त मंत्रालय कुछ अनुमानों को तैयार करके पुनः महालेखापाल के पास भेजता है जिससे उन अनुमानों का लेखा वर्गीकरण हो सके। यह वर्गीकरण करके अनुमानों को वित्त मंत्रालय को लौटा दिया जाता है। यह कार्य लगभग जनवरी तक पूरा हो जाता है।
अंतकालीन योजनाओं पर विचार। यदि कोई विभाग या मंत्रालय अपने पूर्व अनुमानों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यय करना चाहता है तो इसका अनुमान वित्त मंत्रालय को भेजता है। वित्त मंत्रालय इन पर निर्णय लेकर महालेखापाल को भेजता है, तो उनका वर्गीकरण करके पुनः वित्त मंत्रालय के पास वापस भेज देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय के अनुमान लगाना। बजट में व्ययों के साथ आय का अनुमान भी लगाया जाता है और उसका उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। आय के अनुमान लगाने में प्रत्यक्ष करों की केंद्रीय परिषद तथा उत्पादन एवं सीमा शुल्क की केंद्रीय परिषद की सहायता ली जाती है। यदि आय के अनुमान व्यय के अनुमानों से कम होते हैं तो वित्त मंत्री करों को देश में परिवर्तन एवं नए करों के संबंध में अपने सुझाव देता है। इस परिवर्तन में देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। आगे देखते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट को तैयार करने के पश्चात संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में केंद्रीय सरकार का बजट सामान्यतः फरवरी के अंतिम दिन पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। बजट को सर्वप्रथम लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसी दिन राज्यसभा में वित्त मंत्रालय का कोई अन्य मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट भाषण भी देता है। इस भाषण में वह देश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करता है, आय के समस्त साधनों को, व्यय की विभिन्न मदों का विवरण देता है तथा विकास की विशिष्ट योजनाओं की जानकारी देता है। बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ ही वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, जिससे सदस्यों को बजट का विस्तृत अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आगे देखते हैं सामान्य विचार विमर्श, जनरल डिस्कशन। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर सामान्य विचार विमर्श के लिए एक तिथि निश्चित कर दी जाती है। यह विचार विमर्श लगभग 2 से 4 दिन तक चलता है। इस विचार विमर्श में केवल नीतियों पर बहस की जाती है। जिन मदों पर मतदान की आवश्यकता नहीं है, सामान्य विचार विमर्श में उन मदों पर भी बहस की जा सकती है। बहस की समाप्ति पर वित्त मंत्री बहस में की गई आलोचनाओं और उठाई गई शंकाओं का उत्तर देता है तथा इस उत्तर के साथ बजट पर सामान्य विचार विमर्श का चरण पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं मतदान यानी वोटिंग। बजट पर सामान्य बहस होने के पश्चात उस पर मतदान का प्रश्न उठता है। मतदान की दृष्टि से बजट में 2 प्रकार के व्यय अलग अलग दिखाए जाते हैं, गैर मत योग्य मदें, मत योग्य मदें। गैर मत योग्य मदें वे जिनकी व्यय की स्वीकृति के लिए लोकसभा में मतदान की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे व्यय भारत के संगठित कोष में से चुकाए जाते हैं। इन मदों में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और उनके कार्यालय से संबंधित व्यय, संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का वेतन और भत्ते, सार्वजनिक ऋण संबंधी मूलधन और ब्याज का भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। मत योग्य मदें वे हैं जिनके व्यय की स्वीकृति के लिए संसद में मतदान की आवश्यकता होती है। मतदान योग्य मदों पर संबंधित मंत्री अनुदानों की मांग करते हैं, जिस पर अलग अलग बहस की जा सकती है। लोकसभा मांगों के लिए अपना मत निम्न प्रकार से दे सकती है: मांगे पूर्णतः स्वीकार कर ली जाएं, मांगे अस्वीकार कर दी जाएं, मांगे कटौती के साथ स्वीकार की जाएं।
कटौती प्रस्ताव करने वाला सदस्य मांग की गई राशि के संबंध में आलोचनाएं करता है और संबंधित मंत्री उनका उत्तर देता है। यदि प्रस्ताव उत्तर से संतुष्ट हो जाता है तो अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेता है, अन्यथा कटौती प्रस्ताव पर मतदान होता है। यदि कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका अर्थ मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास समझा जाता है। आगे देखते हैं, विनियोग एवं वित्त विधेयक। अनुदान की मांगों के स्वीकृत हो जाने के पश्चात वित्त मंत्री एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करता है। इस विधेयक में गैर मत योग्य मदें तथा स्वीकृत हो गई मत योग्य मदें शामिल होती हैं। इस विधेयक के पारित हो जाने पर सरकार को बजट राशि व्यय करने का अधिकार मिल जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात वित्त विधेयक को पारित कराया जाता है। इस विधेयक में सरकार के 4 प्रस्ताव होते हैं, जिनमें बजट व्यय करने के लिए नया कर लगाने, पुराने करों की दरें हटाने या परिवर्तन करने के सुझाव एवं संशोधन होते हैं। जब लोकसभा द्वारा विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित कर दिए जाते हैं तो इन्हें विचारार्थ राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इन विधेयकों पर विचार करके राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस करना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में यह बिल वापस नहीं करती तो लोकसभा यह मान लेती है कि राज्यसभा इससे सहमत है और बिलों की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देती है। जैसे अनुपूरक मांगे, कभी कभी लोकसभा द्वारा पारित किए गए बजट की राशि वर्ष में व्ययों के लिए कम पड़ जाती है या सरकार को किसी नई मद पर व्यय करना होता है तो इसके लिए पूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है और उससे मांगों को अनुपूरक मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेखा अनुदान, यदि बजट को पास होने में 1 अप्रैल के बाद का समय लग जाता है तो इस मध्य सरकार अपने व्ययों को करने के लिए लेखा अनुदान के आधार पर व्यय करने की अनुमति प्राप्त कर लेती है। साख अनुदान, कभी कभी राष्ट्रीय संकट और विशेष रूप से युद्ध के समय सरकार को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिसके संबंध में सरकार विस्तृत सूचना नहीं देना चाहती तो इनकी व्यय की मांग को साख अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।